हेलो दोस्तों, क्लास 12 इंग्लिश में आज से हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। और पूरा का पूरा मॉडल पेपर बनाया गया है और हम 4 से 5 मॉडल पेपर करेंगे पेपर से पहले, और उन्हीं से सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पुटअप हो जाएंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से सुनना है, उसके बाद में इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स याद हो जाएंगे। एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम में मैच करता है आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो पैसेज आता है। पैसेज के क्वेश्चन और आंसर्स दिए जाते हैं, इसमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इनका आंसर पुटअप करना होता है। तो जो पैसेज के क्वेश्चन हैं वो हम एक इसका पार्टिकुलर अलग से वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज में क्या होता है, सिलेबस से नहीं रहता, वो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, अनसीन पैसेज होता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमको लिखने हैं। तो उसका हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो हम सारे क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। तो अभी जो मॉडल पेपर पढ़ेंगे उनमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना करके क्वेश्चन नंबर सेकेंड से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आता है सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन से, उसमें जो आंसर नंबर 2 लिखना है वो आर्टिकल होता है। अब पेपर में आप में आर्टिकल कैसे दे सकता है, जैसे वो ऐसे लिख सकता था कि इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी, वी आर रिच। इंडिया जो एक है बढ़ती हुई इकोनॉमी वाला कंट्री है। वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, हम प्राकृतिक संसाधनों में धनी हैं। येट फिर भी यह सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन, फिर भी एक भाग है और पीपल हमारे लोगों का लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। वन काज ऑफ दिस पॉवर्टी इज आवर राइजिंग पॉपुलेशन, इनमें से एक जो कारण है इस गरीबी का वह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। राइट एन आर्टिकल 150 वर्ड्स ऑन हाउ टू कीप आर चेक ऑन पॉपुलेशन, एक आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड में कि कैसे आप इस पॉपुलेशन को चेक में रोक सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे और यू आर करुणा और करण, और आपका नाम या तो करुणा है या फिर करण है, अगर ऐसे देगा तो आपको फिर ऐसे लिखना है हाउ टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन और बाई करुणा। क्लियर हो गया। अगर केवल क्वेश्चन लिख के आएगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन टॉपिक, तो आपका जो टॉपिक देगा उसमें आप लिखेंगे आर्टिकल और फिर टॉपिक में जो भी पढ़ा होगा, जैसे पॉपुलेशन पर लिखना, पॉपुलेशन पर। क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हो सकता है, आर्टिकल लिखिए द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, या फिर द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, परिवार नियोजन की आवश्यकता हो भी कहाँ, भारत में। द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे बड़ी है गंभीर समस्या। और पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, द कर्स ऑफ आवर प्रॉब्लम, जो कि हमारे देश का एक अभिशाप है। क्लियर। तो ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल काफ़ी बड़ा रहता है, तो हमको याद कैसे हो, तो आर्टिकल में आपको करना क्या है, आप आर्टिकल और एस्से में ही डिफरेंस है कि आर्टिकल्स में हेडिंग्स नहीं लिखी जाती जबकि एस्से में हेडिंग्स लिखी जाती थी। तो इसमें हम एक काम करते हैं, अपने माइंड में हम सेटअप कर लेंगे हेडिंग्स को, लेकिन आंसर में नहीं लिखेंगे क्योंकि हेडिंग्स वाइज याद करना काफ़ी आसान है। तो जैसे अब हम अगर आर्टिकल लिखते पॉपुलेशन पर, तो इससे अगर जैसे लिखते तो हम पहले हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखते, इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं ये हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन। दूसरा प्रेजेंट सिचुएशन या एन एस्टिमेट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान समय का आकलन क्या है, तो हो गया प्रेजेंट सिचुएशन। अगली हेडिंग फिर इफेक्ट, कि इस जनसंख्या वृद्धि का इफेक्ट क्या है, और प्रेजेंट नीड, वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है, एंड गवर्नमेंट इफर्ट, सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, और लास्ट हेडिंग हो जाती कंक्लूजन। क्लियर। तो आप इन हेडिंग को याद रखना दिमाग में, अभी आपको ये सारी ऐसे ही याद हो जाएंगी, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन, इफेक्ट, प्रेजेंट नीड, गवर्नमेंट इफर्ट और कंक्लूजन। तो पहली हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन होती, दोस्तों लिखेंगे नहीं हेडिंग्स, हम ऐसे पैराग्राफ बार बार बदल कर लिख देंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हेडिंग्स थी। तो इंट्रोडक्शन अगर हम मानते मन में तो हम क्या लिखते, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, और आप इसको अच्छे से समझिए, आपको ऐसे ही सारा याद हो जाएगा। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, बहुत सी समस्याएं हैं हमारे सामने। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन की, इज़ वन ऑफ देम, या उनमें से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग, सबसे गंभीर प्रॉब्लम है। बिफोर अस, हमारे सामने। इट इज़ चैलेंज टू आवर प्रॉस्पेरिटी, या हमारी समृद्धि के लिए चुनौती है। इट नीड्स टू बी टैकल्ड, आवश्यकता है कि इसको दूर किया जाए। द सूनर, जितनी जल्दी होगा, द बेटर, उतना ही अच्छा होगा। तो इसके बाद में अगर हेडिंग्स मानते तो होता प्रेजेंट सिचुएशन। क्या लिखते,
इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोविंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम से, इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, या हिंदी में बोलते हैं इसी को दिन दूनी रात चौगनी। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोविंग, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी दर से बढ़ रही है। चाइना फर्स्ट है इन पॉपुलेशन में, इन द वर्ल्ड, संसार में। द नेक्स्ट कम्स इंडिया, अगला स्थान किसका आता है? भारत का आता है। नाउ वी आर मोर देन 135 करोड़, आज हम 135 करोड़ से ज़्यादा हैं। इट इज़ होप्ड डेट, यह आशा की जाती है कि इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव चाइना बिहाइंड, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, एंड गेट फर्स्ट पोजीशन, और पहला स्थान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? ये हो गई हेडिंग्स हमारी प्रेजेंट सिचुएशन। अब इसके बाद में इफेक्ट, इस पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर? द इफेक्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन आर फेल्ट एवरीवेयर, जो प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का वो सब कहीं पर महसूस होता है। द बसेस एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, जो बसेस हैं, जो ट्रेन्स हैं, वो पूरी भीड़ से भरी हुई हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो बेरोज़गार लोग हैं, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, जो जंगल है वो विनाश हो रहा है उनका या गायब हो रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओवर क्राउडेड, स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो ओवर क्राउडेड हैं। अनएम्प्लॉयड यंग मैन, बेरोज़गार नवयुवक, हैव नो जॉब, उनके जीवन में कोई भी आकर्षण नहीं है। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित हैं, टू सी देयर चिल्ड्रन, अपने देख कर बच्चों को, अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार। क्लियर? तो ये हो गया इसका इफेक्ट। ये किसका इफेक्ट है? ओवर पॉपुलेशन का। तो इफेक्ट के बाद में हो जाएगा अर्जेंट नीड। तो इसमें अर्जेंट नीड में हम देखो जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज करिए, पूरा का पूरा पेन चेंज करके ब्लैक या ब्लू का उपयोग करिए। तो अर्जेंट नीड में क्या लिखा जाए कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, याद ये आवश्यक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किस बढ़ी हुई जनसंख्या को रोका जाए। अब फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली वे, परिवार नियोजन अकेला रास्ता है। प्लान्ड फैमिली, संयुक्त परिवार, इज़ द नीड ऑफ द डे, वर्तमान समय की आवश्यकता है। फॉर इट, इसके लिए पीपल एंड द गवर्नमेंट, लोगों को और सरकार को चाहिए कोऑपरेट, व आपस में सहयोग करें। विदाउट इट, बिना इसके, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इन दिस रिस्पेक्ट, अब इसके बाद हेडिंग्स मन में मानते गवर्नमेंट इफर्ट, तो इसमें क्या लिखते हैं? इन दिस रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी सीरियस, जो भारत की सरकार है वो बड़ी गंभीर है, टू चेक, रोकने के लिए, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को, ऑफ द कंट्री, देश की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड करोड्स ऑफ रुपीज़, भारत सरकार ने करोड़ों रुपए अलॉट किए हैं फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैव बीन स्टार्टेड, फैमिली प्लानिंग सेंटर स्टार्ट किए जा चुके हैं। कहाँ? ऑल ओवर द कंट्री, संपूर्ण देश में। बर्थ कंट्रोल एप्लियंसेस, जन्म को नियंत्रित करने वाली युक्तियाँ, आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, वो मुक्त दी जा रही हैं, एमंग द पीपल, लोगों को। गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ नॉट अलाउड, सरकारी कर्मचारी को अनुमति नहीं है, टू हैव मोर दैन 2 वाइफ्स, 2 पत्नियाँ से ज़्यादा रखे, एट अ टाइम, अर्थात सरकारी कर्मचारी को एक साथ एक समय पर 2 शादी करने का कोई हक नहीं है, अदरवाइज उसकी जो नौकरी है उससे छिन जाएगी। द मैरिज एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव बीन रेज्ड, लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ाई गई। पीपल, अब इसके बाद में लास्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन। तो पीपल बिलीव डैट, लोग विश्वास करते हैं कि द चिल्ड्रन आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड, कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर की देन हैं। दे सेड, वे कहते हैं, ही भगवान, हु हैज़ गिवन बर्थ, जिसने जन्म दिया है, मस्ट गिव फूड, वो अवश्य खाने के लिए भोजन देगा। सच एन ऑर्थोडॉक्स व्यू, ऐसे रूढ़वादी विचार, इज द मेन हर्डल, ये मुख्य बाधा हैं इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में। दिस आइडिया शुड बी अपरूटेड, ऐसे विचार को अवश्य अपरूटेड, हटाकर फेंक दिया जाना चाहिए। फॉर दिस राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, इसके लिए जो एक अच्छी शिक्षा है, इज एटमोस्ट नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है। इफ़ वी सक्सीड द पीपल, यदि हम सफल हो गए लोगों को, टू टीच, सिखाने में, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की उपयोगिता को, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता को, यदि हम लोगों को परिवार नियोजन की
या संयुक्त परिवार की उपयोगिता समझाने में सफल हो गए, द पेस ऑफ आवर प्रोग्रेस, तो हमारी जो उन्नति की रफ्तार है विल बी फास्टर, वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि 10 मार्क्स का आएगा आर्टिकल लिखने में। आप इसको जब 2 बार सुनेंगे तो आपको 100% ये पूरा याद हो जाएगा, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेटर में, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, कि आप न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखिए कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है। अब इसको लिखा कैसे जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम ऊपर एड्रेस लिखेंगे आंसर में, जैसे 18 कृष्णानगर मथुरा, और इसमें कॉमा का उपयोग कहीं नहीं करेंगे। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे 21 जनवरी 2022। फिर उसके बाद में किसको लिखना है, एडिटर को, तो फिर लाइन चेंज करेंगे, लिखेंगे द एडिटर, और किस न्यूज़पेपर का है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर वो पार्टिकुलर आपको न्यूज़पेपर देगा कि हिंदुस्तान टाइम्स में या नवभारत टाइम्स में छापिए, तो आपको वही लिखना होगा, लेकिन यहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया मथुरा हो जाएगा। अब फिर सब्जेक्ट क्या आपका, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की फ्रीक्वेंट मीन्स होता है बहुत बार, तो बार बार बिजली की कटौती जो हो रही है उस पर आपको जो है लेटर लिखना, है आपका सब्जेक्ट है। तो क्या दिया गया है, सर, श्रीमान, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, स्टीम्ड मीन्स होता है प्रमुख या महत्वपूर्ण, तो श्रीमान, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके इस महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ मतलब जो जिम्मेदार उसके लोग हैं या जो अधिकारी हैं, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटीज़ लोगों के ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा, टू द फैक्ट, इस तथ्य पर, डैट की, देयर आर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में। द रेजिडेंट्स, जो आवासी हैं, ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के, हैव ब्रॉड दिस फैक्ट, वो इस तथ्य को लेकर गए हैं, टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में, बट इन वेन, वेन का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ, बेकार, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन है इलेक्ट्रिसिटी का, काजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस, वो बहुत ज़्यादा असुविधा उत्पन्न कर रहा है, टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के लोगों के लिए। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबल, समस्या महसूस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड, अंधकार फैल जाता है चारों ओर, एट नाइट, रात के समय में, ड्यू टू ब्रेकडाउन, इस कटौती की वजह से। अब ड्यू टू ब्रेकडाउन, इस कटौती की वजह से। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल पब्लिश माई लेटर, आप प्रकाशित कर दोगे मेरे पत्र को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, सो डैट, ताकि द अथॉरिटी, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो लोग हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज़, वो हमारी समस्या को समझ सकें, एंड टेक, और उठाएं, नेसेसरी स्टेप्स इन द मैटर, इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं। फिर लाइन छोड़ करके लिखेंगे थैंकिंग यू, और फिर ये हो जाएगा लाइन चेंज करके योर्स फेथफुली, नीचे XYZ। तो ये आर्टिकल्स हो गया। उसके बाद में दूसरा हम ये लेटर्स पढ़ चुके, आर्टिकल्स और लेटर। अब अगर आपको आर्टिकल और लेटर डिटेल में समझना है बहुत आराम से, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है, आप वहाँ से बहुत ही आराम से पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया थर्ड। अब आंसर नंबर 4 जो आएगा, इसमें ABCD करके इसमें कई पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, और इनमें हर एक पार्ट 2 नंबर का आएगा। आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो A पार्ट में आता है वो आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, शब्द समूह के लिए एक शब्द, लेकिन हम हर मॉडल पेपर में 8 से 10 करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और उन्हीं में से कोई एक आ जाए। तो जैसे इसमें आपको क्वेश्चन देगा और उसका विकल्प भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑप्शन
आपको केवल ऑप्शन टिक कर देना है, लिख देना है। तो ऐसे काफ़ी आसान होगा, जब पेपर में आएगा तो हमें वो एग्जैक्ट आंसर दिखाई देगा। तो जैसे क्वेश्चन आता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, किसी देश में जो सरकार की अनुपस्थिति होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनार्की। क्या कहलाती है? इनार्की। इसको बोलते हैं अराजकता, अर्थात जहाँ पर कोई राज करने वाला नहीं है। डैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। आपको ऑप्शन दिया जाएगा और आपको लिख देना होगा उसमें ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी। डैट विच इज़ फिट टू बी ईटेन, ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य है वो हो जाएगा इडिबल। क्या हो जाएगा? इडिबल। और फिर अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, उसको बोलते हैं वेटेरन। क्या बोलते हैं? वेटेरन मीन्स अनुभवी होता है। फिर बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपनी पिता की मृत्यु के बाद जन्मे बच्चे को क्या बोलते हैं? बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो उसको बोलते हैं पोस्थ्यूमस। क्या बोलते हैं? पोस्थ्यूमस। तो ये हो गया पोस्थ्यूमस। क्लियर। अब आंसर नंबर जो बी आता है वो आता है ईडियम से रिलेटेड, ईडियम से या फ्रेजेस से। उसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा, आपको उसका मीनिंग लिखना है। जैसे आ जाए हुई एंड क्राई, तो इसका मतलब होता है अफरा तफरी, तो इसका अर्थ बन जाएगा कन्फ्यूज़न। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न। फिर हो जाएगा किथ एंड किन, किथ एंड किन इसका अर्थ होता है रिलेटिव्स, सगे संबंधी। याद कैसे रखेंगे? एक लड़का है जो दो भाई हैं, एक का नाम किथ है और उसके मौसी के लड़के का नाम क्या है? किन है। तो दोनों आपस में क्या हुए? रिलेटिव्स हुए। सिलेक्ट किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। अब आयरन विल क्या होता है? अगर आपने लौह पुरुष का नाम सुना हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो दृढ़ इच्छाओं वाले थे और इसलिए उनको आयरन मैन बोलते हैं। तो आयरन विल का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन। क्या होता है? फर्म डिटर्मिनेशन। फिर इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है इन रिटन या इन राइटिंग। याद कैसे रखेंगे? जैसे कोई चीज़ सफ़ेद पेज होता है तो जब हम उस पर लिखते हैं ब्लैक या ब्लू पेन से, तो वो लिखते किससे हैं? या तो ब्लैक से या तो ब्लू से। तो इसीलिए इन ब्लैक एंड वाइट वो क्या करते हैं? उस पर पेज पे लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा इन राइटिंग या इन रिटन। ग्रीस द पाम क्या होता है? ग्रीस द पाम को हिंदी में बोलते हैं रिश्वत देना या जेब कर्म करना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइब। क्या बोलते हैं? ब्राइब। ब्राइब मीन्स रिश्वत करना। ऐसे इनमें से कोई एक आ जाएगी, आपको उसका सीधा आंसर दिया जाएगा, बस आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है सिनोनिम्स। 4 के सी पार्ट में आता है सिनोनिम्स, कोई एक आएगी। जैसे एबंडन का सिनोनिम्स दिया गया होगा आपको, उसमें ऑप्शन टिक करना रहेगा। तो कोई भी दे सकता है ऑप्शन में। जैसे एबंडन का होता है लीव, फॉरसेक, गिव अप। याद कैसे रखें? तो इसमें दिया गया अब बंधन, अर्थात उस व्यक्ति के जो बंधन है वो अब क्या हो चुके हैं? टूट गए हैं, तो इसलिए हो जाएगा एबंडन। अब वो छूट जाएगा, लीव हो गया है ना, और ये हो गया फॉरसेक, और वो त्याग दिया जाएगा वहाँ से, इसलिए हो जाएगा गिव अप। कोई एक दिया जाएगा लीव, फॉरसेक, FORSAKE, फॉरसेक, और ये गिव अप। एड मीन्स क्या होता है? एड मीन्स होता है जी सहायता, तो इसका हो जाएगा हेल्प, रिलीफ और क्या? सपोर्ट हो जाएगा। अपॉलजी मीन्स होता है, अपॉलजी मीन्स क्षमा मांगना, तो ये हो जाएगा पार्डन। क्या हो जाएगा? पार्डन। और एक्सक्यूज, और ये बन जाएगा रिग्रेट। क्या बन जाएगा? पार्डन, एक्सक्यूज और रिग्रेट। आंसर नंबर 4 का डी जो है उसमें एंटोनिम्स दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको लिखना है। तो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स होता है मुसीबत, और इसका एंटोनिम्स बनता है प्रॉस्पेरिटी। क्या बनता है? प्रॉस्पेरिटी। और एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, और मीगर मीन्स होता है कम। याद कैसे रखेंगे? ये दिया गया है एम्पल, एम्पल को हम मान लेंगे दिया गया है एप्पल, और ये दिया गया है मीगर। इसको अगर ब्रेक करो, लिखा मियाँ और ग्रे, तो जो कश्मीर के जो मियाँ लोग होते हैं वो किस पर गिरते हैं? सेब पर। उनको बहुत पसंद है, इसलिए मियाँ गिरे किस पर? सेब पर, एप्पल पर। तो एम्पल का एंटोनिम्स हो जाएगा मीगर। बून, बून मिस होता है आशीर्वाद, और कर्स मिस हो जाएगा अभिशाप। तो बून का एंटोनिम्स क्या बनेगा? कर्स। डायनेमिक मिस होता है गतिशील, और स्टैटिक मिस होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। तो डायनेमिक का एंटोनिम्स क्या बन जाएगा? डायनेमिक का बन जाएगा स्थिर हो जाएगा, डेट मीन्स स्टैटिक हो जाएगा। अगला आंसर 5 नंबर जो आता है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना है। इसमें भी ABCD करके पार्ट होते हैं। जो 5 का ए है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना रहता है। तो इनडायरेक्ट में दोस्तों जो आएगा पेपर में वो इंट्रोगेटिव आएगा या फिर इम्परेटिव आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ जाएंगे। तो हम थोड़े से नियम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, जो कि इंट्रोगेटिव में काम आएंगे। तो इसमें हमको करना क्या है?
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव आता है उसमें हमें टेंस बदलने के नियम आने चाहिए। आइए हम थोड़े से रूल्स भी समझाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसे पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। तो इसमें जो टेंस होते हैं प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक, सबके चार चार पार्ट होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप ऐसे याद रखिएगा कि सबका फर्स्ट है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही हाल पास्ट में रहता है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बदलना कैसे दोस्तों, आप ऐसे याद रखिए कि प्रेजेंट वाले सारे बदल के जाते हैं पास्ट में, प्रेजेंट वाले आते हैं पास्ट में। अब जो प्रेजेंट का पहला होगा वो पास्ट के पहले में जाएगा, अर्थात डायरेक्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आंसर जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे के सारे बदल गए प्रेजेंट के पास्ट में, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। अब बारी आती है पास्ट के बदलने की। तो पास्ट में हम ऐसे याद रखते हैं कि ये आपस में बदलते हैं, अर्थात पहला वाला बदल लेता है तीसरे से और दूसरा वाला बदल लेता है चौथे से। पहला वाला तीसरे से और दूसरा वाला चौथे से। अर्थात डायरेक्ट सेंटेंस अगर पास्ट के इंडेफिनिट में है तो वो इनडायरेक्ट बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, और अगर डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में है तो आंसर जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो 4 ये बदल गए, 2 ये बदल गए, 6 का इनडायरेक्ट बनता है, बाकी किसी का इनडायरेक्ट नहीं बनता है। क्लियर हो गया। तो ये पहचान समझाने के लिए लिखा गया है कि प्रेजेंट के सारे जाएंगे पास्ट में और पास्ट के आपस में बदलते हैं। पहला जो जाएगा वो तीसरे में, दूसरा जो जाएगा वो चौथे में। ये रूल्स बदल कर भी लिख दिया गया है। जैसे डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस है तो ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो गया, जाएगा पास्ट के इंडिफिनिट में। और ये भी देखना है अफर्मेटिव में जाएगा, निगेटिव में। तो ये अफर्मेटिव में, इसलिए ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म बदल के चला गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। डू नॉट या डज नॉट होता तभी जाता डिड नॉट में। क्लियर। अब एक कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है तो ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज वर हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा जी किस में, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये पास्ट का मैंने बदल दिया। डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पहला तीसरे में और दूसरा किस में जाएगा, दूसरा जाएगा चौथे में। आगे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कहीं पर भी किसी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या याद रखना है कि अगर विल आएगा तो विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। क्लियर। अब निकटता सूचक शब्दों में कैसे बदलेंगे, तो अगर जब हेयर लिखा मिलेगा कॉमा के अंदर तो हम उसको देयर में बदल देंगे। नाउ को देन में, दिस को डैट में, दीज को दोज में, टुडे को डैट डे में, टुनाइट को डैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में लिख दीजिए या द डे बिफोर में। यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टुमारो को दोस्तों बदल देंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे और टुमारो को द नेक्स्ट डे। ये इतना, ये ऐसे हो गया। अब ये जो प्रोनाउन है पर्सनल, ये आपको समझ में आने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा गलती यहाँ प्रोनाउन में ही होती है। तो जो पर्सन होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये जाता है कौन सा, थर्ड पर्सन। कितने होते हैं, 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो जो सब्जेक्ट होता है इसमें आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड में यू आता है, बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे थर्ड में। जैसे महेश आया तो महेश के लिए क्या हो गया, ही। सीता हो गया सी। ज़्यादा बॉयज़ हैं तो दे, ज़्यादा लड़कियां हैं तो दे। तो एक वचन में सब्जेक्ट में जो फर्स्ट पर्सन आता है वो आई और वी हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड में बाकी सारे जितने रिमेनिंग हैं। आई का ऑब्जेक्ट जो है याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पता करना हो क्वेश्चन करिए किसे, पजेसिव फॉर्म पता करना हो क्वेश्चन करिए किसका या किसकी, और सेल्फ फॉर्म पता करना हो क्वेश्चन करिए द्वारा। ये आप याद रखना। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है पेन किसे दें, आप कहोगे मुझे दो, मुझे का मी। पेन किसका है, मेरा है, माई। किसके द्वारा, मेरे द्वारा, माई सेल्फ। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव फॉर्म माई, सेल्फ फॉर्म हो जाएगा माई सेल्फ। अब अगर हम के हिसाब से देखें तो पेन किसे दें, हमें, हमें के लिए अस। तो याद रखेंगे वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। किसका है, मेरा, तो इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, अवर।
सॉरी किसका है, हमारा है, तो हमारा का हो जाएगा हमें। तो अगर वी का देखा जाए तो वी मीन्स होता है हम। अब जो कुछ बोलेंगे सब हम के हिसाब से, तो पेन किसे दें, हमें दो, हमें के लिए अस, किसका है, हमारा है, हमारा के लिए अवर, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, अवर सेल्स। जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो एफ हटा के वी ई एस जोड़ दिया जाता है। अब सेकेंड पर्सन में यू किसे दें, तुम्हें दो, तो यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, किसका है, तुम्हारा। यू का पॉजेसिव फॉर्म योर, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, योर सेल्फ। अगर यू बहुवचन में यूज होता तो योर सेल्फ हो जाता। अब बचा ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव फॉर्म हिज, सेल्फ फॉर्म हिमसेल्फ, और सी का हर और पॉजेसिव हर और सेल्फ फॉर्म हो जाएगा हर सेल्फ। दे का इसी तरह देम और ये देयर और देम सेल्स हो जाएगा। तो ये टेबल याद रखना, जैसे कोई अगर आप सेंटेंस में आएगा दे का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है तो देयर होता है, आपको ये सारे याद होने चाहिए। अब एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा कॉमा के अंदर अगर कुछ भी फर्स्ट पर्सन का आएगा उसे कॉमा कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फॉर्मूला बन गया सन/123। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो पेपर में जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की वो है इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरुआत होता है। एक हेल्पिंग वर्ब से, यानी टेंस की पहचान से इज, एम, आर, डू, डज, कैन, में, ये सब लगे होते हैं। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से, या फिर इसको बोलते हैं WH टाइप से। तो अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता तो करते क्या, सेड या सेड टू को आस्क्ड में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर। तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप। सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, दिया गया आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। अब आंसर बनाएं तो आई आस्क्ड हिम, अब ये क्या हो जाएगा इफ़। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के पहले, इसलिए मैंने बना दिया। अब ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और जो होगा वही लिखेंगे। अर्थात अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी है बदलें चाहे जहाँ से बदल के वही आना चाहिए। तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू जाएगा किसके पास, हिम के हिसाब से। लेकिन कहेगा मैं सब्जेक्ट हूँ तो मुझे सब्जेक्ट दो, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला हिम, तो हिम का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, ही। आर का हो गया क्या, वाज, और ये क्या बचा, गोइंग हो गया, तो ही वाज गोइंग, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस क्या दिया गया, हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मुझे कुछ मनी स्पेयर कर सकते हो। तो आंसर बनेगा हरी आस्क्ड मी इफ़। अब ये फिर वही चीज़, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ये है सब्जेक्ट तो बदल के सब्जेक्ट ही आएगा। अब यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, हम कैसे जानेंगे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। दोस्तों अगर मेन वर्ब से पहले यू लिखा है तो ये सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब के बाद लिखा होता तो ऑब्जेक्ट होता है। तो हरी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पेयर, अब ये इधर जाएगा तो ये इधर बदला, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी का हो गया आई, कैन का हो जाता है कुड, स्पेयर सम मनी फॉर। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो बदलो चाहे जहाँ से बदल के यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये आंसर बदलता मी फर्स्ट पर्सन हरी के हिसाब से, और हरी के हिसाब से यहाँ क्या हो जाता, हिम हो जाता। क्या हो जाता, हिम हो जाता। कैसे, तो हरी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर मी, चला गया ऑब्जेक्ट हरी, हरी टेबल में क्या था ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो वो हो गया हेल्पिंग वर्ब से। अब अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरुआत हो यानी WH टाइप से हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में और कॉमा इंटरट कॉमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि WH ही वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, और क्वेश्चन वर्ड हटा करके लगाते हैं फुल स्टॉप। अब जैसे सेंटेंस दिया गया, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली, उन्होंने क्यों अपनी क्लास रेगुलरली नहीं ली है। तो आंसर बनेगा द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब ये WH ही जोड़ देता है तो ये वाई का वाई हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले जाएंगे और इस वाले को इधर। अब दे से पूछिए कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते इसलिए दे का दे हो गया। अब ये हो जाएगा जी डिड, डिड जो है
वो है पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट जाता है पास्ट के परफेक्ट में, तो बन जाएगा हैड नॉट। अब ये हैड के साथ अटेंडेड देयर क्लास रेगुलरली, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगला सेंटेंस दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई हैव यू कंप्लीटेड सो लेट टुडे। तो क्या दिया गया है, वाई हैव यू कम सो लेट टुडे। तो आंसर बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब ये वाई का वाई हो जाएगा, उसके बाद में यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, तो यहाँ ही या सी ले सकते थे, तो ये हो गया ही, और हैव का हो जाएगा हैड कम सो लेट, और टुडे का दोस्तों क्या होता है, डेड डे होता है, तो ये आंसर हो जाएगा डेड डे। अगला क्वेश्चन है माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो ईगर टू गो टू द पिक्चर टुडे। तो आंसर बनता माई फादर आस्क्ड, किससे आस्क्ड कर रहे हैं, माई फादर आस्क्ड, यहाँ पर मी लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई फादर आस्क्ड किससे, मी काम हटाकर वाई, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट मी का हो जाएगा क्या, आई, आर का हो जाएगा वाज सो ईगर टू गो टू द पिक्चर, और टुडे का दोस्तों क्या होता है, डेड डे होता है, टुडे का डेड डे होता है। कुछ सेंटेंस और समझते हैं अच्छे से। तो अगर देखिए डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है, तो ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ये आंसर जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। लेकिन अगर डू नॉट या डज नॉट, डू या डज के बाद नॉट आता है, तो ये जाएगा डिड नॉट में। डू या डज लिखा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस लिखा है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में जाएगा। लेकिन अगर डू नॉट या डज नॉट है तो वो डिड नॉट में जाएगा। और डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में जाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आइए बना कर देखते हैं। मदन सेड टू मी डू यू लिव इन द हाउस, तो बना आंसर मदन आस्क्ड मी इफ़। अब ये देखिए डू इधर चला गया और ये यू इधर आ गया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई हो गया। अब देखो डू के बाद में नॉट नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंदर। तो लिव का हो जाएगा दोस्तों क्या, लिव्ड इन द हाउस। लेकिन अगर नॉट होता तो हम डिड नॉट में बदलते। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया गया जोया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव। अब इसने आस्क्ड को पहले ही आस्क्ड में कर दिया, तो हम भी वैसे लिखेंगे जोया आस्क्ड रमेश वेयर। अब ये बदलता इधर यहाँ पर आता, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से रमेश, रमेश का मतलब ही। अब डू तो लिखा है लेकिन नॉट नहीं लिखा है, इसलिए डू जाएगा लिव के अंदर, और लिव का हो जाएगा दोस्तों क्या, लिव्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोहित सेड टू मोहन डू यू नॉट राइट अ लेटर। तो मोहित आस्क्ड मोहन इफ़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से इफ़। अब ये डू इधर जाएगा, यू इधर आएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोहन का ही हो जाएगा। अब ये डू नहीं लिखा है बल्कि डू नॉट हो जाएगा, और डू नॉट बदल के जाता है डिड नॉट राइट अ लेटर। अब महेश सेड टू हिम वेयर डू यू नॉट गो, वेयर डू यू नॉट गो, आंसर हो जाएगा महेश आस्क्ड हिम, कॉमेंट कामा हटा के वेयर, WS वही जुड़ता है, कुछ भी नहीं आता है कॉमेंटेड कामा के स्थान पर। अब फिर ये डू इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम का ही, डू का हो जाएगा डिड नॉट, और ये गो। फिर महेश सेड टू हिम वेयर डू यू गो, तो महेश आस्क्ड हिम वेयर। अब ये जी इधर जाएगा, ये सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही, नॉट नहीं लिखा इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म में जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। क्लियर हो पाया आप ये चीज़ें, ये वाले सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ही सेड टू रमेश डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो आंसर बनता ही आस्क्ड रमेश इफ़, ये काउंट कामा हटाकर इफ़ लगा, ये इधर गया, सेकेंड पर्सन रोहन के हिसाब से ये हो जाएगा ही, और डिड है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो हैड फिनिश्ड, और ये दिया गया योर पजेसिव फॉर्म है तो बदल के पजेसिव फॉर्म आएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से रोहन का मतलब ही का पजेसिव फॉर्म हिज होमवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ही सेड टू रमेश, उसने रमेश से कहा डिड यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, तो आंसर बनता ही आस्क्ड राम या रमेश इफ़, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ही सेकेंड पर्सन ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और डिड नॉट का हो जाएगा क्या, हैड नॉट फिनिश्ड हिज, ये योर बदलता इसके हिसाब से हिज, और ये होम वर्क हो जाएगा। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और पेपर में इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये हमने आपको नियम के साथ सेंटेंस पढ़ा दिए। आंसर नंबर 5 का जो बी आता है वो आता है कंबाइन द वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड
जैसे उसका बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड। 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, हमको कोई एक करना है। तो अब हम नियम के साथ कैसे पढ़ें, तो आप पेपर में कंपाउंड और सिंपल पढ़ लें, वो छोटा लगता है। अब नियम भी सीख जाएंगे और आपका सेंटेंस भी हो जाएगा। तो आज हम कंपाउंड में बता दे रहे हैं, सेंटेंस भी और रूल भी। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें 4 कंजक्शन आते हैं। एक होता है कम्युलेटिव। क्या होता है कम्युलेटिव? जो क्या बताता है? जोड़। और जोड़ बताने के लिए समान विशेषताएं आपस में जोड़ते हैं। कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ उपयोग करेंगे क्या? एंड। क्या लगाते हैं? एंड। अब क्वेश्चन देखते हैं। ही टूक माई पेन यस्टरडे फुल स्टॉप ही रिटर्न इट टुडे। उसने मेरा पेन कल लिया था और आज उसने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो आंसर बनता है उसने मेरा पेन कल लिया था और आज क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो एक ही बार लिखते हैं। आंसर हो गया ही टूक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट क्या? टुडे। क्लियर? कम्युलेटिव कंजक्शन हो गया। जब समान विशेषताएं होंगी तो हम कम्युलेटिव लगाएंगे। फिर दूसरा होता है दोस्तों अल्टरनेटिव, विकल्प बताने वाले। विकल्प बताने वाले में कंजक्शन, उसमें विकल्प होता है, जैसे भाव निकलेगा अथवा, अन्यथा। तो इसके जो मुख्य कंजक्शन होते हैं वो और होता है, अदरवाइज होता है, ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है। और या अदरवाइज सेंटेंस में हम कैसे जानेंगे? तो जब विकल्प देगा और दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं अफर्मेटिव होंगे तो और या फिर अदरवाइज लगाते हैं। और जब एक सेंटेंस अफर्मेटिव हो, एक निगेटिव हो, तो वहाँ पर हम आइदर और का उपयोग करते हैं। और जब दोनों सेंटेंस निगेटिव होंगे तो सिंथेसिस करने के लिए कम से कम 2 सेंटेंस चाहिए। और जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हों तो हम नीदर नॉर का उपयोग करते हैं। कैसे आओ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया गया मेक हेस्ट वी विल मिस द ट्रेन। जल्दी करिए अदरवाइज हम अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे। ब्रैकेट में देगा कंपाउंड बनाइए। तो देखो यहाँ विकल्प है, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। और दोनों सेंटेंस हैं अफर्मेटिव, तो जल्दी करिए अथवा या अन्यथा ट्रेन मिस हो जाएगी। तो वही आंसर बना मेक हेस्ट और वी विल मिस द ट्रेन, या फिर मेक हेस्ट अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। तो ये हो गया अल्टरनेटिव, विकल्प बताने वाले में। कम्युलेटिव में एंड आता है, समान विशेषताएं जुड़ती हैं। अल्टरनेटिव में विकल्प बताता है, उसमें और, अदरवाइज, इधर और, नीदर नॉर। डबल अफर्मेटिव हो तो और अदरवाइज का, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव इधर और का, डबल निगेटिव हो तो नीदर नॉर का उपयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है कम इन टाइम डू नॉट कम एट ऑल। अब इस सेंटेंस को देखो कंपाउंड बनाना है। कम इन टाइम अफर्मेटिव, डू नॉट कम एट ऑल निगेटिव। एक अफर्मेटिव निगेटिव, सोचना ही नहीं, इधर और का उपयोग करते हैं। तो हिंदी बना या तो समय से आओ या ना आओ। तो आइदर कम इन टाइम और यहाँ और लगा लेंगे, डू नॉट कम एट ऑल। क्लियर? सेंटेंस नेक्स्ट है वी डू नॉट वीप वी डू नॉट लाफ। हम ना तो हंसते हैं ना ही हम रोते हैं, या ना हम रोते हैं और ना ही हंसते हैं। तो आंसर बना ना तो हम रोते हैं ना ही हम हंसते हैं। तो डबल निगेटिव है तो बनेगा नीदर वी वीप नॉर वी लॉफ। क्लियर? अब तीसरा जो आता है वो होता है एडवर्सेटिव। क्या होता है एडवर्सेटिव? ये विरोध बताता है। कंजक्शन जो इसमें आएंगे वो बट हो जाएगा, यट हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, वाइल हो जाएगा। यट और स्टिल का मतलब फिर भी या तो भी होता है। इसमें विरोधी लक्षण होगा। जैसे सेंटेंस दिया गया ही इज़ पुअर ही हैज़ अ कार। वह गरीब है उसके पास कार है। गरीब है उसके पास कार नहीं होनी चाहिए लेकिन है, तो ये विरोधी लक्षण है। आंसर बन जाएगा ही इज़ पुअर, वह गरीब है, यट फिर भी ही हैज़ अ कार। नेक्स्ट है ही इज़ लैम ही रन्स फास्ट। वह अपाहिज है, वह तेज़ दौड़ता है। तो ही इज़ लैम बट ही रन्स फास्ट। आप चाहे यट लगाएं, चाहे बट लगाएं, चाहे स्टिल लगाएं। वह अपाहिज है फिर भी तेज़ दौड़ता है, लेकिन तेज़ दौड़ना नहीं चाहिए लेकिन दौड़ रहा है, तो विरोधी लक्षण है। और ये हो जाएगा क्या? एडवर्सेटिव हो जाएगा। लास्ट 4 नंबर है इलेटिव। ये परिणाम बताता है। मुख्य कंजक्शन सो, फॉर, देयर फॉर। सो मीस इसलिए, फॉर मीस क्योंकि, देयर फॉर मीस होता है अतः। सेंटेंस जैसे दिया गया ही इज़ वीक इन इंग्लिश आई शैल टीच हिम। वह अंग्रेजी में कमज़ोर है, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो आप क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि वह कमज़ोर है। या फिर ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में कमज़ोर है इसीलिए, तो सो आई शैल टीच हिम। उल्टा कर देते तो बनता आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा, फॉर क्योंकि ही इज़ वीक इन इंग्लिश। आप यहाँ बिकॉज न लगा दीजिएगा, क्योंकि तो निकलता है लेकिन बिकॉज जो है वो कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन है, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? कंपाउंड। क्लियर? तो ये हो जाएगा 5 का बी, जो कि आता है चेंज करना कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में। अगला जो क्वेश्चन आता है वो 5 का सी आता है। उसमें ट्रांसफॉर्म करना रहता है, या तो एक्टिव पैसिव कर लीजिए या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ लीजिए। तो इस वाले सेट में हम पढ़ लेंगे एक्टिव पैसिव, और वो भी नियम के साथ में, ताकि कोई सेंटेंस गलत ना हो। और फिर दूसरे वाले सेट में हम पढ़ लेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस में
क्या होता है, जो टेंस होते हैं 3 के टोटल 12 बनते हैं, तो एक्टिव वॉइस सभी का बनता है, इसलिए 3 बटे यहाँ 12 लिखा है। पैसिव वॉइस लेकिन 3/8 अर्थात 8 टेंस की बनती है और 4 की नहीं बनती है। तो किसकी नहीं बनेगी, जिसमें बी और बीन आता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर हो गया। एक्टिव वॉइस वर्ब की किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी, लेकिन पैसिव वॉइस केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और जब सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आप टेबल में पढ़ चुके हो, मी, तो इसका आंसर बनेगा बाई मी। वी का बाई अस, ही का बाई हिम, यू का बाई यू, सी का बाई हर, दे का हो जाएगा क्या, बाई देम हो जाएगा, और हु का हो जाएगा क्या, बाई हुम। क्लियर। जब सब्जेक्ट में होते हैं तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उसे हम सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट मी है तो हो जाएगा आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, देम का दे, और हुम का हो जाता है क्या, हु हो जाता है। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन। फिर इसके टेंस परिवर्तन का नियम सीख लेते हैं। तो टेंस परिवर्तन में हमको करना क्या है, थोड़ी चीज़ें हमको ध्यान देनी है। उसमें करेंगे क्या हम, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे वही जैसे हमने डायरेक्ट इंडिया में पढ़ा था। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। प्रेजेंट का ये पास्ट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फ्यूचर का। अर्थात पहला सबका इंडेफिनिट है, दूसरा कंटीन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों पढ़ के लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में प्रेजेंट के सारे पास्ट में जाते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में क्या होता है, प्रेजेंट के प्रेजेंट में रहेंगे, पास्ट के पास्ट में रहेंगे, फ्यूचर के फ्यूचर में रहेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो नियम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस सिंपल से ऐसे याद रखिए कि पहला जाता है बदल के दूसरे में, पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में साथ में बेंग लगाते हैं, और तीसरा चौथे में, चौथे में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ बीन लगा होता, बी और बीन की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो पहला जाता है दूसरे में, दूसरा दूसरे में बेंग लगा लेंगे, तीसरा चौथे में, चौथे में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस सारे नियम हो गए। अर्थात प्रेजेंट के प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट के पास्ट में। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है एक्टिव वॉइस, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में जाएगा, दूसरे में अर्थात इज एम आर में जाएगा। और हमको तो पता है कि वर्ब की चाहे जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनती है। दूसरा अगर इज एम आर आए यानी ये दूसरे में है, दूसरा हमेशा दूसरे में ही जाएगा, साथ में बेंग लगा लेंगे। तीसरा किस में जाएगा, चौथे में जाता है, और चौथे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही हाल पास्ट में, पहला जाता है दूसरे में, दूसरा जाता है दूसरे में, साथ में बेंग लगाते हैं, तीसरा जाता है चौथे में, चौथे में कोई चेंज नहीं करते हैं। फिर फ्यूचर टेंस में दोस्तों देख लेते हैं, इसका पहला जो है वो जाएगा दूसरे में, लेकिन यहाँ दूसरा दूसरे में नहीं जाता है, ये नो चेंज रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है बी, और बी और बीन की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तीसरा जाता है चौथे में, और चौथे में कोई चेंज नहीं करते। ये नियम याद रखिएगा आप, पहला दूसरे में, दूसरा दूसरे में बेंग लगाते हैं, तीसरा चौथे में, और चौथे में कोई चेंज नहीं करते हैं। यही नियम हम लगाते रहते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया गया, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मेन वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ऑब्जेक्ट को उठा के ले आना सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को लेकर चले जाना ऑब्जेक्ट के स्थान पे, बाकी जो जहाँ है वही रहने दीजिएगा। तो ये इधर आ गया बेटा क्या, हिज वर्क। अब ये क्या लिखा, हैज़, 3 नंबर है, जाएगा 4 नंबर में। तो हिज वर्क हैज़ बीन क्या बच्चा, कंप्लीटेड, किसके द्वारा, अब ये यहाँ पर ही चला जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। फिर लिखा है राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट आपको क्या मिला, आ सॉन्ग मिल गया। सब्जेक्ट क्या है, राम, इधर चला जाएगा, बाकी जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो आ सॉन्ग दूसरा है दूसरे में, सॉन्ग एक वचन इसलिए इज लगाएंगे। अब ये दूसरा दूसरे में साथ में क्या लगता है, बेंग, तो बेंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, क्या बचा, राम, तो राम का हो जाएगा बाई राम। अब अगर एक्टिव वॉइस मॉडल एग्जरीज में है, सहायक क्रिया में है, अर्थात विल, शैल, कैन, मे, माइट और ऑट टू, इन सब का अगर उपयोग हो तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, इनके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके बाद, विल, शैल, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, ये सारे। जैसे आप इतने याद करिए, विल, शैल, कैन, मे, इनका बदल लीजिए, जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। लेकिन यहाँ हम बदलते नहीं, अगर ये सब लगे हो तो इनके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया गया है, ही कैन डू इट,
तो आंसर क्या बना दोस्तों, सब्जेक्ट का इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इट, ये हो जाएगा कैन का कैन, और फिर साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, ये का हो जाएगा क्या, बाई हिम। अगला सेंटेंस दिया गया है वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, ऑब्जेक्ट क्या मिला, आवर एल्डर्स, ऑट टू दिया गया है, तो ये देखो ऑट टू है मॉडल एग्रीज, ऑट टू इसके बाद लगा दो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड, वी का हो जाएगा क्या, बाई अस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वाक्य में समवन एनीवन सब एक्टिव पैसिव भी चल रहा है, वाक्य में अगर समवन एनीवन समबडी एनीबडी वन ऑल पीपल इत्यादि आते हैं तो इनको हटा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे एवरीबडी नहीं हटाते हैं। सेंटेंस दिया गया जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो आंसर उधर माई पेन इधर आ जाएगा, तो माई पेन हैज़ ये थर्ड में चार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन, और स्टोलन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, वहाँ होना चाहिए था बाई समवन, लेकिन समवन वाक्य से हट जाता, तो आंसर बना माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन अगर इसका सब्जेक्ट है तो पॉजेसिव फॉर्म वंस होगा, अब अगर वन हट गया तो वंस भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऑब्जेक्ट बचा क्या, ड्यूटी, फिर मस्ट और यूज टू ऑट टू मस्ट, ये सब सहायक क्रियाएं होती हैं, तो ड्यूटी मस्ट बी, और ये हो जाएगा क्या, डन हो जाएगा। तो एवरीबडी को नहीं हटाते थे, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसमें करेंगे क्या, कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो बाई के स्थान पर लगती हैं, हर बार पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं, बाई नहीं लगेगा, कुछ और आएगा, जैसे नो, नो के साथ में हमेशा टू लगता है। सेंटेंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पुट अप हुआ है, एवरीबडी नोज गांधी जी, तो सेंटेंस आंसर बनेगा इसका पैसिव वॉइस में गांधी जी इज़, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, इज़ नन, और यहाँ बाई एवरीबडी नहीं होगा, टू एवरीबडी। क्लियर हो गया। अब ये हो गया डिस्गस्टेड, चार्म्ड, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। तो डिस्गस्टेड मतलब अप्रसन्न होना, चार्म्ड आकर्षण, प्लीज्ड प्रसन्न होना, और सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, इन सब के साथ विद लगता है। अगर एक कोई चोर हो, वो चोरी किया हो और दूसरा इंसान पकड़ा जाए तो वो बहुत अप्रसन्न रहेगा, और वो जो चोर होगा उसके लिए वो एक आकर्षण होगा, और चोर बहुत ही खुश होगा और प्रसन्न होगा। तो ये बन गया डिस्गस्टेड, चार्म्ड, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड, इन सब के साथ विद लगता है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, तो आंसर हो जाएगा इसका आई वाज, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, वाज प्लीज्ड। अब यहाँ बाई हिज बिहेवियर नहीं आएगा बल्कि विद हिज बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पर प्लीज्ड के साथ क्या लगता है, विद लगता है। हिज रिजल्ट सेटिस्फाइज अस, तो ये हो गया ये वी और ये एस है, इसलिए आर सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट। ऐसे करके हमको याद रखना पड़ेगा, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड के साथ में विद लगता है। नेक्स्ट, सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड और डिसअपॉइंटमेंट, इन डिसप्लीज्ड, इनके साथ में लगता है एट। तो आपका जब रिजल्ट आता तो आप सरप्राइज में पड़ जाते हो, तो हो गया सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हो जाते हो तो हो गया एस्टोनाइज्ड। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप हो गए निराश, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट। और फिर आप प्रसन्न हो गए तो डिसप्लीज्ड, और पहुंच जाते हैं मंदिर क्या बजाने, अलार्म बजाने, तो जी अलार्म से अलार्म हो जाएगा। क्लियर। तो सरप्राइज कहानी बन गई, आश्चर्य से आश्चर्यचकित होकर दुख एवं निराशा में या प्रसन्नता से मैं अलार्म बजा रहा था। तो जी वहाँ प्लीज्ड था तो वो विद आया, जबकि यहाँ डिसप्लीज्ड है, इन सब के साथ एट आएगा। जैसे हिज र्यूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड द टीचर, आंसर होगा द टीचर वाज, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनेगा। द टीचर वाज डिसप्लीज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर। अब एक नया टाइप है, जैसे क्वेश्चन ऐसे आए, हु ब्रोक द ग्लास, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें हम करते क्या, इसको बस ऐसे ढक लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ब्रोक में सेकेंड फॉर्म, इसको मैंने ऐसे ढक लिया, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिला द ग्लास, और जी ये हो जाएगा द ग्लास, और ये हो जाएगा क्या, ब्रोक का ब्रोकन। इंट्रोगेटिव चिन्ह ही लगता है इंट्रोगेटिव में, एक्टिव पैसिव में। अब ये पास्ट का इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, इसलिए इसके पहले लग गया क्या, वाज, और हु को बदलते हैं किस में, बाई हुम में। ऐसे हो जाएगा दूसरा सेंटेंस, हु कॉल्ड द पुलिस, तो ये हो जाएगा, इधर से हम ऐसे इसको फिर यहाँ से ढक लेंगे, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इधर आ गया द पुलिस, और कॉल का हो गया थर्ड फॉर्म क्या, कॉल्ड। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज लिख गया, हु का क्या हो गया, बाई हुम। ठीक है, ऐसे करके हम बनाएंगे। सेंटेंस अगर इट इज़ टाइम वाला मिलता है तो आपको करना क्या है, इट इज़ टाइम या इट वाज टाइम ऐसे देगा तो उसे वैसे बदल देंगे। जैसे इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम फॉर, इट वाज टाइम को इट वाज टाइम फॉर, फिर उसके बाद में वही नियम लगा देंगे, जैसे द शॉप, और ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगा इसलिए इन्फिनेटिव टू है, तो इससे बदल देते हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी क्लोज, इट वाज टाइम फॉर, फिर इधर हो जाएगा द विंडो
टू बी सेट। अब ये टू बी अभी कहाँ से आया, तो मैं आपको इसके बाद नियम दिखाता हूँ। तो एक नियम है एक्टिव पैसिव में, सेंटेंस विद इन्फिनेटिव टू, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो तो उसे इन्फिनेटिव टू कहते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए अभी इट वॉज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज आया था। ही हैज़ टू राइट अ लेटर, अब देखेंगे यहाँ पर ये राइट के पहले टू लगा है, इसलिए इन्फिनेटिव टू है, तो टेंस यहाँ नहीं बदलेगा। द लेटर हैज़ बीन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय हिम, ही इज़ टू राइट अ लेटर, आंसर होगा अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाय हिम। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस एक्टिव और पैसिव हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 5 का डी। 5 के डी में हमको क्या करना रहता है, 5 के डी में हमें करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस सही करना रहेगा जो भी दिए जाएंगे 3 या 4। तो जैसे दिया गया ही इज़ एन यूरोपियन, तो हम 40 से 50 सेंटेंस करा देंगे टोटल 5 सेट में, और उन्हीं सेंटेंस में से एग्जैक्ट कोई आ जाएगा। तो ही इज़ एन यूरोपियन, अगर देखा जाए हिंदी में अगर सब्जेक्ट एक वचन है और वावेल, हिंदी का वावेल जैसे छोटा से लेकर के आहा या अन्य तक, ऐसे अगर आवाज़ निकलती है तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और अगर आवाज़ वावेल की नहीं आती तो हम आ का उपयोग करते हैं। अब ही इज़ एन यूरोपियन, वो भूल जाइए वावेल ए ई आई ओ यू हो तो एन लगता है। अब इसको अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर बनता है यूरोपियन, यू आता है या, और या हमारा हिंदी का स्वर नहीं, इसलिए यहाँ पर एन नहीं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ही इज़ आ यूरोपियन। ये लिखा भी है सब्जेक्ट अगर एक वचन हो, आ ई और ऊ ऋण ए आए ओ आओ अन आहा निकले तो हम एन का उपयोग करते हैं। क्लियर। तो ही इज़ आ ऑनेस्ट मैन, देखो यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं, ये ऑनेस्ट लिखा है, ऑ निकलता है, और ये ही एक वचन है, इसलिए ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन होगा। फिजिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके वो सिंगुलर में यूज़ की जाती हैं, तो फिजिक्स जो है वो आर नहीं होगा, फिजिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। द न्यूज़ आर करेक्ट, जो न्यूज़ है वो हमेशा एक वचन में यूज होता है, तो द न्यूज़ इज़ करेक्ट होगा, ना कि द न्यूज़ आर करेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा द न्यूज़ इज़ करेक्ट। फिर आगे इसी में आई प्रेफर मिल्क दैन टी, जो प्रेफर होता है इसके साथ में दैन नहीं बल्कि टू लगता है, तो आई प्रेफर मिल्क टू टी हो जाएगा। द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ, जो मृत्यु का परिणाम है, जो पाप का परिणाम है वो मृत्यु होती है। जो वेजेज होता है अगर पैसे के केस में, मनी के केस में लिया जाए तो ये प्लूरल होता है, नहीं तो ये सिंगुलर होता है। तो आंसर हो जाएगा, कई बार आया है ये, द वेजेज ऑफ सिन इज़ डेथ हो जाएगा। मिस्टर पी के रॉय इज़ आ MLA, देखो जी MLA जब बोलते हैं तो ये ये ए निकलता है पहले, और एक वचन है इसलिए यहाँ पर ए नहीं बल्कि एन हो जाएगा। तो आंसर बनेगा मिस्टर पी के रॉय इज़ एन MLA। अगला सेंटेंस है सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में निकलता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जो भी चीज़ें दुनिया में अकेली हैं उनके सब के नाम के पहले द का उपयोग होता है। तो आंसर बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वन है तो उसका पजेसिव फॉर्म आएगा वंस, तो आंसर बनेगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अगर लिखा होता ही मस्ट डू वंस ड्यूटी तब भी गलत है, ही मस्ट डू हिज ड्यूटी। क्लियर हो गया। रिच शुड हेल्प पुअर, जब कोई एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव ऑफ मल्टीट्यूड का काम करे, अर्थात उसके बाद सब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, तो उनके पहले और वो समस्त जाति का बोध कराते हैं तो वहाँ द का उपयोग करते हैं। जैसे द रिच का मतलब हो गया द रिच पीपल, अमीर लोग हो गए, ठीक है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो रिच नहीं बल्कि द रिच शुड हेल्प द पुअर हो जाएगा। ही इज़ मेकिंग नॉइज, नॉइज हो गया, ऑल ऑफ सडन हो गया, टू बी इन अ हरी हो गया, इन सब के साथ हमेशा और हमेशा आ का उपयोग करते हैं सब्जेक्ट कितने भी वचन हो। तो नॉइज नहीं बल्कि आ नॉइज, लाई नहीं बल्कि आ लाई, जैसे ही इज टेलिंग, लाई नहीं होगा, ही इज टेलिंग आ लाई। क्लियर। तो आंसर बनेगा ही इज मेकिंग आ नॉइज। अगला क्वेश्चन है ही गेव मी अ 5 रुपीज़ नोट, अगर पीछे नोट लगा है तो वहाँ पर रुपी होगा ना कि रुपीज़ होगा, और अगर पीछे नोट नहीं लगा है तब रुपीज़ होगा। ही गेव में 100 रुपीज़, ठीक है, और लेकिन उसने नोट दिया तो ही गेव मी आ 5 रुपी नोट होगा। क्लियर। ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको याद रखिएगा, अगर नोट दिया गया तो रुपी और नोट नहीं दिया गया तो रुपीज़। फिर कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, सीप्स नहीं होता है, सीप होता है, डियर्स नहीं होता है, डियर होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में
डियर और सीप इन सब का उपयोग करते हैं। कैटल्स हमेशा बहुवचन होता है, कैटल लिखा जाता है, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर अशोकाज पेंसिल्स कलर इज रेड, जब डबल पजेसिव आता है से तो इसको अशोकाज पेंसिल्स कलर इज रेड लिखा है, तो आंसर बनेगा द कलर ऑफ किसकी पेंसिल, अशोकाज पेंसिल इज रेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दिया गया सुपीरियर इन जूनियर इन्फीरियर सीनियर, सुपीरियर जूनियर इन्फीरियर सीनियर इन सबके साथ में टू लगता है, जैसे श्याम इज इन्फीरियर टू मी, तो ये आंसर बनेगा श्याम इज इन्फीरियर टू मी। क्वेश्चन दिया गया है श्याम इज इन्फीरियर देन मी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से कोई एक पुटअप होना चाहिए। आंसर नंबर जो 5 का ई आता है उसमें होमोफोन्स दिए जाते हैं और आपको सेंटेंस बना के भी उसका लिखना है। जैसे अंपायर और एम्पायर दिया गया है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे दोनों। अंपायर में अगर देखो UMP लगा है, आगे हम एस जोड़ दें तो ये बन जाएगा ST जोड़ दें तो बन जाएगा स्टंप। स्टंप का जो संबंध होता है वो क्रिकेट मैच से होता है, उसमें होता है अंपायर, और जबकि नीचे वाले में वैसा नहीं जोड़कर बनता है, तो इसलिए इस अंप का मतलब स्टंप से बन जाएगा अंपायर अर्थात निर्णायक। सेंटेंस हम बहुत छोटा सा प्यारा सा लिखेंगे जो हमें समझ में आए। हम लिख सकते हैं द अंपायर डिक्लेयर्ड हिम आउट, यानी अंपायर ने उसे क्या घोषित किया, क्या करार दिया, आउट करार दिया। अब इस एम्पायर का मतलब होता है जी क्या, इम्पर से बना एम्पायर साम्राज्य। द ब्रिटिश एम्पायर इज नाउ अ थिंग ऑफ पास्ट, अब आज जो है ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो एक पुरानी चीज़ हो चुकी है। वेव और वेव, इस वेव पहले वेव का मतलब होता है छोड़ना, दूसरे वेव का मतलब होता है लहर, ऐसे दो देगा आपको, दोनों के अर्थ लिखने हैं, यानी सेंटेंस लिखना, हिंदी लिखें या ना लिखें। अब इस वेव और वेव में डिफरेंस कैसे कैसे करें। अगर WAI दिया गया, T जोड़ दें तो हो जाएगा वेट। एक इंसान है समुद्र के किनारे एक दूसरे इंसान का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, सामने वाला इंसान लहरों में नहाने जाता है, बहुत ज़ोर से उसमें सुनामी आती, तो वो उस इंसान का इंतज़ार करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसमें जिसमें छोड़ना है इंतज़ार करना छोड़ेगा, तो जिसमें वेट वाला बनता है वो छोड़ दिया जाएगा, तो वेव मिस हो जाएगा छोड़ना, और बचा हुआ वेव क्या है, वो लहर हो जाएगा। तो सेंटेंस बन गया वेट से वेव। ही डिड नॉट एग्री टू वेव हिज क्लेम, वह सहमत नहीं था कि वो अपनी क्लेम को छोड़े। और बचा हुआ वेव क्या है, लहर, तो द वेव रोज हाई इन द सी, समुद्र में जो लहरें थी वो काफ़ी ऊंचे उठी। फिर सेल और सेल, इस सेल का मतलब कोसा भी होता है, जैसे पढ़ोगे सेल इज द लिविंग फंक्शन ऑफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोसा जो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती, बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा। तो सेल मतलब कोसा भी होता है और कोठरी भी होती है। द प्रिजनर हैड केप्ट इन द सेल, जो अपराधी था उसको भैया जेल में कोठरी में डाल दिया गया। इस सेल का मतलब बेचना होता है। ही सेल्स द बैग्स, वो क्या बेचता है, बैग्स बेचता है। अब आ जाएगा वैकेशन और वोकेशन, कैसे डिफरेंस रखें। देखो ये वैकेशन दिया गया और वैकेशन बनता है वैकेंट से, वैकेंट का मतलब खाली, जब लंबी छुट्टी होती है हम खाली होते हैं तो हम चले जाते हैं घूमने, तो ये वैकेंट से हो गया वैकेशन, खाली यानी लंबी छुट्टी। तो इन द समर वैकेशन वी वेंट टू कश्मीर, समर वैकेशन में हम लोग कश्मीर गए थे। दूसरा दिया गया ओकेशन, इस ओकेशन का मतलब होता है पेशा, टीचिंग इज हिज ओकेशन, जो टीचिंग है ये उसका पेशा है। क्लियर, तो ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 5 का हो जाएगा, ई पार्ट हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे आंसर नंबर 6 ट्रांसलेट, इसे ट्रांसलेट करना रहेगा इंग्लिश में, और हम 8 से 10 ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने डिटेल में बताई हैं, इसलिए बड़ा हो जाएगा, इसमें केवल एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो दिया गया है मधुमेह रोगी के लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता। आप उसको कई बार पढ़िए, हिंदी ब्रेक करिए 2 से 3 बार, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे करके आप ट्रांसलेशन बनाइए, आपको बनाना आ जाएगा। जैसे दिया गया है मधुमेह रोगी के लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, किसके लिए, मधुमेह रोगी के लिए, तो फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। क्या खाना, तो द फूड, क्या नहीं है सिर्फ भूख मिटाने का जरिया, तो इज़ नॉट ओनली अ मीडियम, मिटाने का टू पैसिफाई, किसको, भूख को, हंगर, बल्कि इससे उनके शरीर में शुगर लेवल भी मेंटेन होता है। तो बट इट हेल्प्स टू मेंटेन शुगर लेवल, कहाँ, उनके शरीर में, इन देयर बॉडी। मधुमेह रोगी के लिए अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर अ डायबिटिक पेशेंट इट इज़ अ वेरी एसेंशियल, यह बहुत आवश्यक है, टू मेंटेन बॉडी शुगर लेवल, शरीर के शुगर लेवल को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर उनका शुगर लेवल गिरेगा या बढ़ जाएगा तो दोनों स्थितियों में उन्हें परेशानी
आएगी। तो क्योंकि बिकॉज यदि उनका शुगर लेवल गिरेगा या बढ़ेगा, तो इफ़ देयर शुगर लेवल फॉल्स और इंक्रीज देयर कुड बी ट्रबल, तो उन्हें समस्या आएगी। बहुत सिचुएशन, दोनों स्थितियों में समस्या आएगी। क्लियर हो गया। चूंकि यह बीमारी किसी भी व्यक्ति के साथ ताउम्र रहती है, तो चूंकि के लिए चाहे जैसा लगा ले, एज दिस डिजीज रिमेन्स द होल लाइफ, सारा जीवन रहती है विद अ पर्सन, उस व्यक्ति के साथ, एंड डज नॉट इंड्स, और कभी भी क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती। इसीलिए इससे निकलने का एकमात्र तरीका यह है। सो द ओनली वे टू ओवरकम या टू कम आउट, बाहर निकलने का, इट इससे, इज़ टू कीप द शुगर लेवल इन कंट्रोल, कि शुगर लेवल को हम किससे रखें, कंट्रोल में रखें। वो भी क्या करके, बाय टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, उचित मात्रा में भोजन करके। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, यही तरीका है, तो दिस इज द ओनली वे जिसके द्वारा मधुमेह के साथ भी हेल्दी जिंदगी जी जा सकती है। दिस इज द ओनली वे बाय विच अ हेल्दी लाइफ कैन बी लीड, किसके साथ, विद द डिजीज लाइक डायबिटीज़, मधुमेह रोगी के पेट में गया हर निवाला महत्व रखता है। तो एवरी मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स निवाला, एवरी मॉर्सल टेकन इन बाय डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट के द्वारा लिया जाता है, कीप्स इम्पोर्टेंस, वो उसका महत्व रखता है। जब हम इसको 2 बार सुनेंगे, बनाएंगे, तो ये धीरे धीरे बनने लगेगी। फिर 6 से 7 ट्रांसलेशन में आपको खुद ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर नंबर 6। अब सेक्शन डी लिटरेचर आएगा। इसमें हमको क्वेश्चन आंसर देने रहने हैं, 40 वर्ड्स में लिखने हैं आपको, 2 शॉर्ट आंसर जो कि प्रोज पोर्शन से आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड एम हैमेल टेल देम, देम का मतलब उन लोगों से, जो बच्चे मौजूद थे क्लास में, जो और बूढ़े लोग आकर बैठे थे। तो व्हाट डिड एम हैमेल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द लास्ट लेसन का। इसमें आंसर होगा, एम हैमेल टोल्ड, एम हैमेल ने कहा था, हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट से, डैट की द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे द तार्किक, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर लैंग्वेज है, इन द वर्ल्ड, कहाँ पर, संसार में। ही आस्क्ड देम, उन्हें कहा था उनसे, टू सेफ गार्ड, किसको संरक्षित रखिए, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इस बात को मत भूलो, इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, कि जब लोग गुलाम होते हैं, या फिर इसी में लिख सकते थे, द ओनली वे टू अनलॉक द की, जब लोग गुलाम होते हैं तो इकलौता जो रास्ता बनता है, टू अनलॉक द की, उस लॉक को खोलने का, टू देयर प्रिजन, उनके प्रिजन को, इज़ बाई मीन्स ऑफ देयर लैंग्वेज, वो सिर्फ उनकी भाषा होती है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड, जब तक वे पकड़े रहेंगे इस चीज़ को अच्छे से, देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़, तो यह ठीक बिल्कुल ऐसे होगा, द की टू देयर प्रिजन, कि जैसे उनके पास उनके जेल की क्या है, चाबी है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज़ डैट काज्ड, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज़ डैट काज्ड अ चेंज इन द स्कूल, कौन सा ऐसा बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ चिपका था जो कि चेंज लाया इन द स्कूल, स्कूल में। या फिर व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया, अ न्यूज़ हैड बीन पुट अप ऑन, एक समाचार लिखा हुआ था, ऑन द बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, स्टेटिंग, उसमें ये कथन था, डैट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन सिखाया जाएगा, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, अल्सैस और लोरेन के विद्यालयों में, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कब से, अगले दिन से। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन और दिया गया है, व्हाट टेम्पटेड लिटिल फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, किस चीज़ ने फ्रेंड्स को टेम्पटेड किया, आकर्षित किया कि वो स्कूल से दूर रहे या स्कूल न जाए। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, वाई डिड फ्रेंड्स थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल डैट मॉर्निंग, कि उस दिन वो स्कूल से भाग जाए, स्कूल न जाए, वो ऐसा क्यों उसने सोचा था, किसने सोचा था, फ्रेंड्स ने।
तो आंसर बनेगा फ्रैंज फेयर्ड आई स्कोल्डिंग एट स्कूल। फ्रैंज जो है वो डर रहा था कि उसे फटकार मिलेगी स्कूल में, एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, जैसा कि उसने तैयार नहीं किया था क्या हिज लेसन्स अपना पार्ट ऑन पार्टिसिपल पर। बिसाइड इसके अतिरिक्त द वार्म ब्राइट, वो वार्म और ब्राइट वेदर जो वातावरण था, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पंछियों का चहचहाना, एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग प्रसियन सोल्जर्स, और वो नज़ारा जो प्रसिया के सोल्जर मार्चिंग कर रहे थे, आल्सो टेम्पटेड हिम, इस चीज़ ने भी उसे आकर्षित किया टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल से दूर रहे या फिर स्कूल ना जाए। अगला क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें चैप्टर से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और पेपर में 2 क्वेश्चंस जो है प्रोज से आते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या हम देखते हैं, जो दिया गया है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए बिजली की गर्जना के जैसे थे। फ्रेंड्स बोलता है, व्हाट वर दोज वर्ड्स, ये शब्द कौन थे, एंड वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रेंच, इसका फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा ऐसे क्वेश्चन दे सकता था, वाई इज़ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच, क्यों वो जो ऑर्डर थे बर्लिन से आए थे उनको फ्रेंच ने कहा कि वो मेरे लिए थंडर क्लैप से कम नहीं थे। व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, व्हाट वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर, कौन से ऐसे वो शब्द थे थंडर क्लैप वाले जिसने राइटर को सरप्राइज कर दिया। तो अब आंसर हम लिखेंगे, एम हैमेल टोल्ड हिज स्टूडेंट, एम हैमेल ने अपने स्टूडेंट से बताया डैट की इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, किया उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। एज जैसा कि एन ऑर्डर हैड कम, ऑर्डर आ चुके हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, डैट की हेंसफोर्थ अब से ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, अल्सैस और लोरेन के विद्यालयों में। दिस अनाउंसमेंट सीम्ड, यह जो ऐलान था ये प्रतीत हुआ, द थंडर क्लैप, एक थंडर क्लैप लगा, बिजली गर्जना जैसे लगा, टू फ्रेंच को, एज ही वाज सरप्राइज, जैसा कि तब वह सरप्राइज हो गया और शॉक्ड हो गया, ऑन हियरिंग देम, इन शब्दों को सुन करके। क्लियर, तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आंसर नंबर 8 आएगा, जो कि लॉन्ग आंसर लिखना रहता है फ्लेमिंगो बुक से ही, शॉर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब लॉन्ग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया, आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जो हमारी मातृभाषा है वो हमारे कल्चर का, संस्कृत का एक पार्ट है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमें इस पर क्या है, गर्व है। हाउ डज द प्रेजेंस एंड हाउ डज द प्रेजेंस, कैसे जो अनुपस्थिति है विलेज एल्डर्स, गाँव वाले उन बुजुर्गों की, इन द क्लासरूम में, इन एम हैमेल लास्ट लेसन, एम हैमेल के लास्ट वाले लेसन में, सो देयर लव फॉर फ्रेंच, कि वो कैसे दिखाते हैं अपने स्नेह को अपनी फ्रेंच भाषा के प्रति। ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर पूछ सकता था, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट, फ्रेंच टीचर ने क्या कहा अपने छात्रों से, इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, इसका क्या प्रभाव पड़ा उन लोगों पर, एंड वाई, और क्यों। तो एम हैमेल, जो एम हैमेल हैं, इन हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन में, सेज कहते हैं टू द फ्रेंच लैंग्वेज, किसके, तो आंसर बना एम हैमेल इन हिज लास्ट लेसन, एम हैमेल अपने लास्ट लेसन में, सेज कहते हैं डैट की द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच की लैंग्वेज है, वाज द, ये फिर वही आंसर देखो लिखना जो फ्रेंच लैंग्वेज में बोला गया था, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर लैंग्वेज है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक लैंग्वेज है, ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, समस्त भाषाओं की, द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा ये क्या साफ है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक है, ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं में। ही रिग्रेट्स, उन्हें पश्चाताप होता है डैट की द पीपल ऑफ अल्सैस, कि जो अल्सैस के क्या हैं, लोग हैं, हैड नॉट पेड, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मच हीड टू द लर्निंग, सीखने पर, ऑफ दिस ग्रेट लैंग्वेज, इस महान भाषा को। ही आस्क्स, वह कहते हैं, द पीपल, लोगों से, टू सेफ गार्ड, क्या आप संरक्षित रखिए, इट, इस भाषा को, एमंग देमसेल्स, अपने बीच में, एज इट इज़ द की, क्योंकि यही वह चाबी है, टू देयर यूनिटी, उनकी एकता की, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता की। फर्दर, आगे, एट द एंड ऑफ द लेसन, उस लेसन के अंत में, हाँ, ही रोट, वह लिखते हैं, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, लॉन्ग वाइफ ला फ्रांस, क्या लिखते हैं, वाइफ ला फ्रांस, मीनिंग, इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस लॉन्ग लिव रहे, अर्थात अमर रहे। शोविंग हिज इमेंस लव, वो अपने इस उन्होंने अपने इस लव को दिखाया, फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के प्रति,
द विलेज एल्डर्स, जो गांव के लोग थे, रियलाइज, उन्हें आभास हुआ, हाउ प्रीसियस, कितनी बहुमूल्य है, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, इज़ टू देम, उनके लिए, दे हैव अर्लियर नेग्लेक्टेड, उन्होंने पहले तो इसकी उपेक्षा की थी, टू लर्न, सीखने की, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, बाय नॉट अटेंडिंग स्कूल, स्कूल ना आकर के, ड्यू टू देयर प्री ऑक्यूपेशंस, अपने कार्य की वजह से, बट ऑन द लास्ट डे, लेकिन आखिरी दिन, ऑफ द फ्रेंच, उस फ्रेंच लेसन में, दे हैव टर्न्ड अप इन फुल स्ट्रेंथ, वे लोग पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए थे, टू लर्न फ्रेंच, कि वो फ्रेंच को क्या कर सकें, सीख सकें। क्लियर। तो ये इसका लॉन्ग आंसर बन गया। आंसर नंबर 9 जो है, इसमें पोएम आती है, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने रहते हैं, क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर प्रोवाइड कराने हैं। तो जो पोएम है माई मदर एट 66, वहाँ से आया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ऐसे पैसेज स्टैंजा दिया जाएगा, आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले इसको हम पोएम को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे की सुबह को जब मैं घर से रवाना हुई अपने माता पिता के, ऐसा माई मदर, मैंने देखा अपनी माता को, बिसाइड में, अपने पास, रोज़ वो झपकी ले रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस ससन लाइक डैट, उनका चेहरा बिल्कुल राख के जैसे ऐसे था जैसे ऑफ अ कॉप्स, वो कोई डेड बॉडी हो, एंड रियलाइज्ड, उन्हें आभास होता है, विद पेन, कष्ट के साथ में, डैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उनकी माता जब वास्तव में उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं, अर्थात वास्तव में उनका जो चेहरा है उनकी उम्र को दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन आया, वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू, पोएटेस कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी, तो पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, दिया गया है कि जो पोएटेस है अपनी माता के घर से ड्राइविंग कर रही थी, टू कोचीन एयरपोर्ट, कहाँ के लिए, कोचीन एयरपोर्ट के लिए, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, कब, फ्राइडे मॉर्निंग को। फिर दिया गया है वाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर, पोएट ने क्या नोटिस किया अपनी माता में, तो द पोएटेस नोटिस्ड, पोएट ने नोटिस्ड किया, डैट की हर मदर वाज स्लीपिंग, उसकी माता जी सो रही हैं, विद हर माउथ ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है, एंड द कलर ऑफ हर मदर फेस, उनकी माता का जो चेहरा है, वाज असन लाइक डैट ऑफ अ डेड बॉडी, वो बिल्कुल एक मृत शरीर के जैसे है। क्लियर। अब आपसे इसमें मीनिंग भी पूछ सकता था थर्ड क्वेश्चन में, कि ये जो दिया गया है ऑफ अ कॉप्स, इसका मतलब क्या है, तो लाइक अ डेड बॉडी, एक मरे हुए शरीर के जैसे है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, वाई वाज हर मदर फेस लुकिंग लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स, उनकी माता का जो चेहरा है वो एक कॉप्स के जैसे क्यों दिख रहा था, तो हर मदर्स फेस हैड लॉस, उसके माता के चेहरे ने खो दिया था ग्लो, चमक को, एंड कलर, और रंग को, ड्यू टू एजिंग, एज की वजह से, इट लुक्ड पेल, या पीला दिख रहा था, फेडेड, मुरझाया हुआ दिख रहा था, एंड, और नियरली लाइफलेस, और लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइफलेस है चेहरा। सो हर मदर्स फेस वाज लुकिंग लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स, इसीलिए उनकी माता का चेहरा जो है बिल्कुल एक मृत शरीर के जैसे लग रहा था। ऐसे स्टेंजा आएगा, उनमें से हमको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो दिए जाते हैं। अगर हम समझ ना पाएँ तो आप क्वेश्चन की लाइन मैच कराइएगा, और आपकी जो लाइनें उसमें से मैच करती हैं उन्हीं को एक ही लाइन में लिखिएगा, लाइन चेंज मत करना, वरना जो लाइनें दी गई वैसे लिखिए, आपका आंसर बन जाएगा। अगला जो आंसर नंबर 10 है, उसमें सेंट्रल आइडिया लिखनी रहती है। 3 सेंट्रल आइडिया दी जाएंगी, आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो पेपर में हम जो है 3 सेंट्रल आइडिया याद करके जाएंगे, माई मदर एट 66, और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, और एक हो जाएगी अथिंगा ब्यूटी। तो आज हम अथिंगा ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। अथिंगा ब्यूटी को लिखा है जॉन कीट्स ने। सबसे पहले आप पोएम का नाम लिखेंगे, अथिंगा ब्यूटी, उसके बाद में जॉन कीट्स पोएट हो गया, सेंट्रल आइडिया। मैंने कलरफुल लिखा है, आप ब्लैक एंड ब्लू और ऐसे ब्राउन स्केच का केवल उपयोग करेंगे, ऐसे ग्रीन और रेड का मत करिएगा। तो सेंट्रल आइडिया लिखा है, दिस पोएम अथिंगा ब्यूटी, ये जो पोएम है अथिंगा ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय, यह रचित की गई है, एक ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, एक ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट के द्वारा रचित की गई है, जिनका नाम है जॉन कीट्स। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट जॉन कीट्स, जो पोएट हैं जॉन कीट्स, मोस्टली डिस्क्राइब्स अबाउट, वो अधिकांशतः वर्णन करते हैं, अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ों का, एंड नेचुरल थिंग्स, और प्राकृतिक चीज़ों का, विच आर सोर्स ऑफ जॉय, जो कि सोर्स ऑफ जॉय हैं, अर्थात आनंद का स्रोत हैं।
फिर अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जॉय उपलब्ध कराती है। बिकॉज क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइस या फेड्स, यहाँ लगा सकते थे FADES फेड्स, क्योंकि सुंदरता कभी भी फीकी नहीं पड़ती है, नष्ट नहीं होती है। ब्यूटी इज इटर्नल, जो सुंदरता है वो अविनाशी है। इन द पोयम, पोयम में द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या हैं, द सन्स, द मून, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सिंपल शीप, और क्या है, डेफोडिल्स, क्लियर रील्स, मस्क रोजेस, और क्या है, एंड आल्सो फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट हैं। इस पोयम को मैंने पहले पढ़ाया था क्लास में, जब मैंने ऑफलाइन, तो डिटेल में मैंने बताया था। तो पोएट कहता है जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या हैं, द सन है, द मून है, ट्रीज़ हैं, ओल्ड यंग, सिंपल शीप, डेफोडिल्स, क्लियर रील्स, मस्क रोजेस, एंड आल्सो फॉरेस्ट, और जंगल हैं। द पोएट सेज, पोएट कहता है द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, जो सुंदरता है इस पृथ्वी की, बाइंड्स द ह्यूमन बीइंग, वो मानव जात को बांधती है, इन स्पाइट ऑफ सफरिंग, कष्टों के बावजूद बांधती है। इन शॉर्ट, शॉर्ट में द पोएट सेज, पोएट कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता जो हमेशा जो है खुशी देने वाली है। एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और सुंदरता को सब कहीं पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसकी प्यारी सी सेंट्रल आइडिया है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और अर्थ समझ कर पढ़िए, फिर आपको ये याद हो जाएगी पेपर में माई मदर एट 66, और ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से दो में कोई एक जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर जो 11 आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, आपको कोई एक आंसर देना है, दो दिए जाते हैं A B करके, और वो आपको सप्लीमेंट्री या विस्टाज बुक से आता है, सप्लीमेंट्री से आता है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, कि टाइगर किंग ने कैसे अपना नाम प्राप्त किया। तो आंसर है द टाइगर किंग एक्वायर्ड हिज नेम, टाइगर किंग को ये नाम मिला एज ही हैड किल्ड, जैसा कि उन्होंने मारा था, ऑल द टाइगर्स, सारे टाइगर्स, इन हिज स्टेट, अपने स्टेट में, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर स्ट्रॉन्ग, कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी है वो क्या है, गलत है। ही इवन, यहाँ तक कि उसने मैरिड, शादी की, द प्रिंसेस, राजकुमारी से, ऑफ अ स्टेट, उस राज्य के, डैट हैड अ लॉट ऑफ टाइगर्स, जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे, इन इट्स जंगल, कहाँ के, वहाँ के जंगलों में, सो डैट, इसीलिए, ही माइट किल देम, ताकि वह उनको क्या कर सके, मार सके, सो डैट, ताकि, ही माइट किल देम, वह उनको मार सके। क्लियर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन एक है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, ज्योतिषी ने क्या कहा, व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, जब टाइगर किंग का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो ज्योतिषी ने क्या कहा था। तो एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी लोग थे, प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, क्या भविष्यवाणी की थी, डैट की, द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो नवजात इस प्रिंस का जन्म हुआ है, विल ग्रो अप टू बिकम द, जब ये बड़ा होगा तो बनेगा, क्या बनेगा, द हीरो ऑफ द हीरोज़, यानी सूरवीरों का सूरवीर बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और विजेता का विजेताओं का विजेता बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, बड़े वाले ज्योतिषी ने यह भी भविष्यवाणी की थी, डैट की, द बेबी वाज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल, जो ये बच्चा है इसका जन्म हुआ है वृषभ राशि में, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज़, और जो बैल हैं और जो टाइगर्स हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, देयर फॉर, अतः, ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, और इसीलिए जो राजा की मौत होगी वो किसकी वजह से होगी, टाइगर्स की वजह से होगी। तो दो क्वेश्चंस आते हैं, हमको एक करना है, लेकिन हम इस चैप्टर से 3 पढ़ लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग बर्थ, टाइगर किंग के बर्थ के समय कौन सा चमत्कार हुआ था। तो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड, ज्योतिषी ने ये ऐलान किया था, डैट की, द प्रिंस वुड हैव टू डाई, राजकुमार को एक दिन मरना होगा, एट दैट टाइम, उसी समय, अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस, एक बड़ा ही चमत्कार हुआ, द 10 days ओल्ड प्रिंस, 10 दिन का वो जो प्रिंस था, आस्ट, उसने पूछा द एस्ट्रोलॉजर्स, किससे, ज्योतिषी से, टू रिवील द मैनर, कि वो रिवील, दिखाए या दर्शाए या बताए, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसके मौत का तरीका, द वाइज मैन वर बैफल्ड एट दिस मिरेकल, जो बुद्धिमान लोग थे वो आश्चर्य में पड़ गए, अचंभे में आ गए, एट दिस मिरेकल, इस चमत्कार से।
जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है 12, वो लॉन्ग आंसर आता है सप्लीमेंट्री से। क्वेश्चन दिया गया है, वाई डिड टाइगर किंग विश, टाइगर किंग ने क्यों इच्छा की टू हंट 100 टाइगर्स, वो 100 टाइगर्स को किल करेंगे। हाउ फार वाज ही एबल टू फुलफिल हिज विश, वो कैसे योग्य हो सके अपनी इच्छा को पूर्ण करने में। तो आंसर है एट द टाइगर्स किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी डेट की द डेथ ऑफ न्यू बॉर्न फ्यूचर किंग, जो मौत है नए जन्मे राजा की, वुड कम थ्रू अ टाइगर, वो टाइगर से होगी, एंड ही मस्ट स्पेशली बी कॉटेस ऑफ द 100 टाइगर, उन्हें अवश्य ही 100 नंबर के टाइगर से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अमेजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से द न्यू बॉर्न प्रिंस ग्रोल्ड, तब वो जो नया जन्मा राजकुमार था वो चिल्लाकर बोलता है, लेट्स टाइगर बी अवेयर, टाइगर से कह दो सावधान हो जाएं। ही मीन्ड, उसका मतलब था डैट की वुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ टाइगर्स, वो टाइगर से नहीं डरेगा, इंस्टेड टाइगर्स वुड बी एफ्रेड ऑफ हिम, बल्कि टाइगर्स उससे डरेंगे। ही वुड वाइप देम आउट टू डिस्प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, वो सफाया कर देगा टाइगर्स का टू डिस्प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए। सो व्हेन ही केम ऑफ एज, जब वो बड़ा हुआ राजा, ही स्टार्टेड टू हंट टाइगर्स, उसने टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। ही किल्ड 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 टाइगर्स को किल्ड किया। सो द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट इन हिज किंगडम, इसलिए उनके राज्य में टाइगर की जनसंख्या कम हो गई। बट ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स, लेकिन वो 99 टाइगर्स मारने में सफल हो सके थे। वेन ही मैरिड, जब उन्होंने शादी की थी एक लड़की से, ऑफ स्टेट, उच्च राज्य की, विद रिच टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ टाइगर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। वेन ही शॉट द 100 टाइगर्स, जब उन्होंने 100 टाइगर को मारा था, ही थॉट, उन्होंने सोचा डेट कि ही हैड किल द टाइगर्स, उन्होंने टाइगर्स को मार दिया है। बट टाइगर वॉज नॉट डेड, लेकिन टाइगर नहीं मरा था। द बुलेट हैड मिस्ड, बुलेट जो है निशाने से चूक गई थी। द टाइगर हैड फेंटेड, टाइगर मूर्छित हो गया था फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, उस बुलेट के शॉक से। विजिंग पास्ट, और चक्कर खाकर वो गिर गया था। आयरोनिकली, विडम्बनापूर्वक, द डेथ ऑफ द टाइगर्स किंग, टाइगर किंग की जो मौत है, वाज ब्रॉट अबाउट अ टॉय, वो एक लाए गए खिलौने से हुई। अ वुडन टाइगर, जो एक लकड़ी का टाइगर था, विच ही हैड बॉट, जो वो खरीद कर लाए थे, अ स्पेशल बर्थडे, वो एक बर्थडे गिफ्ट था फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। तो इस तरीके से जो थी कि टाइगर किंग की मौत टाइगर से होगी, तो भले वो टाइगर किंग की मौत जो है वो टाइगर, रियल टाइगर से ना हुई, लेकिन वो टॉय से हुई, तो उनकी जो मौत हुई थी वो टाइगर की वजह से ही हुई, क्योंकि वो जो उसने जख्म बना दिए थे उस घाव से, वो उसके शरीर में पूरा विष फैल चुका था और वो फिर अंत में मर जाता है। तो इस तरीके से ये जो पहला सेट है हमारा कंप्लीट होता है, पहला मॉडल पेपर। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, लिखिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको इसमें खुद 30 से 40, 50, 60% तक समझ में आएगा। आप लिख लोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे 5 मॉडल पेपर हम पढ़ेंगे और उसमें होल सिलेबस हम कवर कर लेंगे रूल्स के साथ में। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रूल्स के साथ में सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। फिर हम मिलते हैं दूसरे मॉडल पेपर में। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिएगा अन्य फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बोर्ड एग्ज़ाम में इसका लाभ मिल सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें।